welcome to Young Minds Academy. Java classes for ICSE 10th for subject computer application. So today is the first class for Java. So today I will discuss the basic concept of object and class. Then I will discuss the introduction about the Java language. Okay. So let's start the very first topic, object oriented programming. Object oriented programming. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? द प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ मेथोडोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास. जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है. द पर्पज ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता है. और कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए हम किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम न किसी मीडियम का यूज़ करते हैं. दैट मीडियम इज़ कॉल्ड लैंग्वेज. तो इस पर अपनी जो भी नोन लैंग्वेज है उसको हम लोग यूज़ करते हैं. जो दोनों पर्सन को पता होता है जो लैंग्वेज कॉमन, वही हम लोग यूज़ करते हैं जनरली. इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर. ऐसे ही हम कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्ट करना है या कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट इज़ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है. लाइक मशीन लैंग्वेज, the very first programming language. It is also called the प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है. इट इज़ रिटन यूजिंग बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1. ये बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 को यूज़ करके लिखा जाता है. ठीक है. देन आया आपका असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 भी यूज़ करते हैं और साथ में आपका अल्फ़ाबेट भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. इसको नेमैनिक कोड्स भी बोलते हैं. इसको नेमैनिक कोड भी बोलते हैं. ठीक है. फिर आया आपका थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज. वन इज हाई लेवल लैंग्वेज. इस सबको आपने 9th में पढ़ा होगा. हाई लेवल लैंग्वेज फर्दर डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज में. हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग HLL भी लिखते हैं शॉर्ट में. हाई लेवल लैंग्वेज 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. फर्स्ट है आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज. ये टॉप टू बॉटम अप्रोच वर्क करता है. टॉप टू बॉटम अप्रोच. ये अप्रोच है प्रोग्राम राइटिंग का, टॉप टू बॉटम अप्रोच. एंड दूसरा आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज. दूसरा इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. लैंग्वेज.
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम लोग शॉर्ट में OOP बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज in which program is designed with the help of object and class। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसपे हम लोग प्रोग्राम ऑब्जेक्ट और क्लास की हेल्प से लिखते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं थोड़ा क्विक पढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि आपने 9th में इसे ऑलरेडी पढ़ा होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको समझना होगा ऑब्जेक्ट एंड क्लास को। ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। अगर हम रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट की बात करें तो एनी एंटिटी विच इज हैविंग सम स्टेट and which can perform some behavior। स्टेट एंड बिहेवियर, जिसपे कुछ स्टेट होता है यानी प्रॉपर्टीज उसकी होगी, और कुछ बिहेवियर यानी कुछ एक्टिविटी कर सकता है। लाइक आप फैन को ले सकते हैं, तो फैन का स्टेट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? उसका कलर, प्राइस, उसके ब्रांड का नेम, और बिहेवियर में आपका रन कर रहा, स्टॉप है। मोबाइल फ़ोन में आप ले सकते हैं, इसका मोबाइल फ़ोन को भी एक ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के ऑब्जेक्ट का मतलब, मोबाइल फ़ोन को अगर हम ऑब्जेक्ट लें तो इसमें स्टेट या उसका फीचर क्या होगा? उसका प्राइस, कलर, ब्रांड नेम एट्सेट्रा। एंड बिहेवियर में आपका कॉल करना यानी उसके जो फंक्शंस क्या हैं, कॉल करना, मैसेजिंग, ऑडियो सुनना, वीडियो देखना, और एट्सेट्रा मेनी वर्क्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट का मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी में, और इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर में यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, अच्छा स्टेट को हम लोग एक तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वेरिएबल और फंक्शन और मेथड, इन दोनों को एक कंबाइंड जब कर देते तो ये होता है ऑब्जेक्ट। वेरिएबल यानी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर इंप्लीमेंट होता है फंक्शन के थ्रू, और ऑब्जेक्ट का स्टेट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस वेरिएबल और फंक्शन को कंबाइंड हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नाउ क्लास, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब पहले से ही ऑब्जेक्ट होगा कैसा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में कितने वेरिएबल होंगे, उसका डेटा टाइप क्या होगा, और कौन कौन सा फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, कौन कौन सा फंक्शन उस वेरिएबल के ऊपर वर्क करेगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट यानी उसकी पूरी डेफिनेशन जो होती है वो क्लास के अंदर दी जाती है। तो क्लास क्या करता है? ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी करता है। क्लास के डेफिनेशन से ही ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है। तो क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, इसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री यानी ऑब्जेक्ट में कितने वेरिएबल होंगे और कितने कौन कौन से फंक्शन यूज होगा, वो सब क्लास की डेफिनेशन में होता है। इस ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहने का मतलब एक ये भी है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें क्लास डिजाइन करना पड़ता है, यानी क्लास की प्रोग्रामिंग पहले की जाती है, फिर क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है। एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास, और क्लास को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें क्लास डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। नाउ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Principles of object oriented programming, there are 4 pillars.
फर्स्ट इज encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये प्रिंसिपल्स हैं, इसको पिलर्स भी बोलते हैं. इनकैप्सुलेशन, आप लोगों ने इसे 9th में पढ़ा होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका, और हम थोड़ा सा बस क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं. इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को हमने बताया कि ये वेरिएबल और मेथड, यानी फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं जावा में, ठीक है. मेथड और वेरिएबल को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करते हैं. रैपिंग वेरिएबल एंड मेंबर मेथड और मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. यानी जो वेरिएबल और मेथड को हम एक सिंगल यूनिट में रैप करते हैं, इनकैप्सुलेट करना उसको बोलते हैं. इसी प्रोसेस को बोला जाता है इनकैप्सुलेशन. इससे बेनिफिट क्या होता है कि इस वेरिएबल पे जो भी चेंजेस होगा वो ये मेथड ही कर पाएगा जो हमारा मेंबर मेथड होगा हमारे प्रोग्राम का. इसका मतलब एक क्लास के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस क्लास के अंदर जो भी मेथड हमने बनाया वही मेथड उस वेरिएबल के ऊपर वर्क करेगा. यानी वेरिएबल में जो भी चेंजेस होगा दैट कैन बी हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड. इसलिए इसको मेंबर मेथड भी बोला जाता है, यानी क्लास के अंदर जो डिफाइन होता है. आउटसाइड क्लास अगर कोई भी आपका मेथड है, आपका कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अगर आपका आउटसाइड क्लास है, फंक्शन और मेथड दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे, वो इस पे चेंजेस नहीं कर सकता. ठीक है, ये यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएगा. इसका मतलब है कि आउटसाइड क्लास अगर कोई मेथड है तो वो एक्सीडेंटल चेंज नहीं कर सकता, गलती से भी कोई बाहरी मेथड इस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता. तो इससे डेटा सिक्योरिटी आपकी बनी होती है. जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है. अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइडिंग implementation details, किसी भी सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको हाइड करना. इसको सिंपली हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे रिमोट कंट्रोल है, उसमें डिफरेंट बटन्स दिया गया डिफरेंट कंट्रोल के लिए. फॉर वॉल्यूम कंट्रोल इंक्रीज एंड डिक्रीज द वॉल्यूम, फॉर चैनल स्विच करना हो अगर आपको, और भी ब्राइटनेस कंट्रास्ट जो भी आपको इंक्रीज करना डिक्रीज करना, उसके लिए आपको जो आपका रिमोट कंट्रोल है उस पर डिफरेंट बटन्स दिया होता है. ठीक है, अब इन बटन्स की हेल्प से आप जो भी वर्क करना है वो करते हो. बट एक्चुअली ये बटन वर्क कैसे करता है? जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो फिर ये वॉल्यूम इंक्रीज करने का, सपोज ये बटन इसको प्रेस करते हैं तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, बट कैसे होता है, इंटरनल प्रोसेस क्या है उसका, इस डिटेल से आपको मतलब नहीं है. एज ए यूज़र आप केवल आपके सामने केवल बटन दिया, आप उसको प्रेस करते हो, आपका अपना वर्क हो जाता है. बट इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, ये वर्क कैसे होता है, इसको आपको इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है. यही पर्पज़ है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का. इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करना, यूज़र लेवल होता है, यानी कौन सा यूज़र किस लेवल तक का एसेस कर सकता है सॉफ्टवेयर में, वो आपका इसके हेल्प से परफॉर्म होता है. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीवर्ड का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म. जनरली क्या होता है कि इसमें जावा में एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ करने के लिए यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करते हैं, टेक्निक जो है उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग में यूज़ होता है. इसको आप 10th में आगे पढ़ेंगे जब आप फंक्शन पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. आगे का जो चैप्टर है फंक्शन, वहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म का प्रैक्टिकल समझ में आएगा क्या होता है. फिर वहाँ आपको बताएंगे भी कि देखिए पॉलीमॉर्फिज्म है.
तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज़ करना। फंक्शन का नेम सेम होगा और यूज़ डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से होगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एक एरिया फंक्शन है, अगर इससे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है एंड एरिया ऑफ आपका स्क्वायर कैलकुलेट करना है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूज होता है, स्क्वायर के लिए आपका लेंथ इंटू लेंथ ही होगा क्योंकि पूरा साइड एक ही होता है, और इसके लिए आपका साइड है, जो भी आपका तीनों साइड यूज़ होता है। तो यहाँ पे हीरोल्स फार्मूला अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें तीनों साइड का वैल्यू पता होता है। तो इसमें आपका अगर साइड्स जो है उसको हम अगर ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो तीनों साइड ए बी सी की हेल्प से हम लोग हीरोल्स फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया फंक्शन अगर रेक्टेंगल के लिए अलग से एरिया फंक्शन बनाए, स्क्वायर के लिए अलग और ट्राइंगल के लिए अलग बनाए, तो एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक हो कि हम फंक्शन का नेम सेम हो बट वही फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कैलकुलेट कर ले, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर भी, तो इसी फंक्शन को बार बार अलग अलग पर्पज से यूज़ करना, यानी इसी फंक्शन को ओवरलोड करना, एक ही फंक्शन को अलग अलग पर्पज से यूज़ करना, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आप प्रोग्राम इसका करेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल करने के बाद इसको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि यूजिंग अ फंक्शन फॉर डिफरेंट पर्पज। ठीक, नेक्स्ट आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बायोलॉजिकल टर्म में भी यूज होता है। एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर पेरेंट्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इनहेरिट होता है, बच्चों में फादर की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती जनरली होते हैं, तो उसको हम लोग क्या इनहेरिटेंस बोलते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हेन वी क्रिएट अ क्लास with the help of already existing class, this is called the process of inheritance. So inheritance is a technique also. It is a technique by which we can create a class with the help of already existing class. तो पहले से कोई क्लास बनी है, उसकी हेल्प से दूसरा क्लास बनाना। ठीक है, पहले से क्लास डिफाइंड है, आपने कर लिया, दूसरा क्लास बनाना, तो सिंगल एक लाइन का स्टेटमेंट स्ट्रक्चर लिखिए और आपका क्लास दूसरा तैयार हो गया। इससे बेनिफिट क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी होती है। इसका बेनिफिट क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी होती है। कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी होती है, यानी कोड को रीयूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आपका क्लास कोई भी है, क्लास ए है, इससे इनहेरिट करके क्लास आपका एक बी बनता है। ठीक है, तो क्लास ए को पेरेंट क्लास बोलते हैं, पेरेंट क्लास, या इसको बेस क्लास बोलेंगे, या इसको सुपर क्लास बोलेंगे। ये तीनों नाम दिया जा सकता है इसको, पेरेंट क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास। दूसरा इसको हम लोग बोलेंगे चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, या इसको बेस है तो इसको हम लोग डेराइव्ड वर्ड यूज करेंगे बेस के कंपैरिजन में, और सुपर है तो इसको हम लोग सब क्लास बोलेंगे, सब क्लास। कुछ भी नाम बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं क्लास बी को, या इसको डेराइव्ड क्लास बोल सकते हैं, या सब क्लास बोल सकते हैं। और क्लास ए को पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास बोल सकते हैं। ठीक, ये है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? पहले से कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका कोई भी हमने पहले से क्लास बना रखा है, उसी के जैसा कोई दूसरा क्लास बनाना है, तो वापस फिर से कोड लिखने के बजाय हम लोग इनहेरिट कर लें उसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो ये इसी टेक्निक को इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसके हेल्प से हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी होती है, जावा में कोड रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस टेक्निक। नाउ फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
फर्स्ट आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर जावा ही ले लेते हैं इसमें। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा, इंडिपेंडेंट, अभी आगे जावा के बारे में पढ़ाएंगे, समझ में आएगा। दूसरा आपका कोड रीयूजेबिलिटी, सिक्योर, सिक्योर है, क्यों सिक्योर है अभी हमने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्शन की वजह से सिक्योर है, ठीक है। और इजी, इजी लैंग्वेज होता है एज कंपेयर टू लेस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर बहुत कम कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू C++ या अदर प्रोग्रामिंग, और ये डिफरेंट है। बहुत सारे फीचर्स आपको जब आप प्रोग्राम को जब करने लगेंगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको समझ आएंगे कि इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग फीचर्स होता है इसमें, मेथड ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म अभी हमने बताया था, तो मेथड ओवरलोडिंग हो सकता है इससे, ठीक है। ये सारे लगभग बेसिक फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। नाउ अब आप लोग पढ़ते हैं जावा के बारे में, इंट्रोडक्शन टू जावा। ये आपका चैप्टर 1 होगा एक तरीके से, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा होगा, हमने एक क्विक रिवीजन किया है कि जिससे आपको बेसिक थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा, जावा का इंट्रोडक्शन, जावा क्या है, कैसे लैंग्वेज है, ठीक है। जावा को ही आपको पढ़ना है, जावा विथ ब्लू जे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जावा, जावा विथ ब्लू जे, ठीक है। तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज so Java is third generation platform independent, third generation platform independent object oriented programming language. So Java is a third generation platform independent object oriented programming language developed by James Gosling in 1995. In 1995. में इसको डेवलप किया गया जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, यानी फर्स्ट जनरेशन वही मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज जो थी, और फिर असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है और ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को समझ लेना होगा, तो उसके बाद आपको समझना कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर configuration and operating system. Operating system, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें जो भी रैम है और उसका जो भी प्रोसेसर है, उन सबको मिला के आप जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आपका रैम, प्रोसेसर, ठीक है, ये सब आ जाता है। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़, एंड्रॉयड है, मैक ओएस है, ठीक है, इन सबको मिला के प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जावा को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो है जावा बेस्ड एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन पे भी रन करते हैं, डेस्कटॉप पे भी, वो यूनिक्स हो या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ हो, किसी पे भी रन करते हैं, ठीक है। तो जावा क्या है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इनिशियली इसको ओक बोला जाता, इनिशियली इसको क्या बोला गया था, ओक, ओक के नाम से ये डेवलप हुआ था, ठीक है, 1990s में। बाद में फिर इसका नाम 1995 में जावा कर दिया गया, रिनेम्ड एज जावा। पहले ये 1990s में ये ओक था, फिर 19 आपका ये हो गया जावा 1995 में, ये हो गया आपका जावा। क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ जावा। जावा के फीचर्स क्या क्या है? तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, compiled and interpreted। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड समझने के लिए क्या आपको समझना पड़ेगा कि कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन क्या है। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज पे, यानी नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को। हमको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो ये हमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केवल इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज ही समझते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर आज भी बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में कोड। बट यूज़र फ्रेंडली होने के लिए या यूज़र पर्पज से धीरे धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन होता गया, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका डेवलप होती गई, जिससे ह्यूमन बीइंग जो यूज़र है, यूज़र के लिए आसान हो जाए प्रोग्राम को लिखना। उसी कड़ी में आपका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक हम लोग पहुँचे हैं, और 4th जनरेशन लैंग्वेज भी चल रहा है। तो अभी भी आपका जावा हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करके प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है उसको लिखते हैं। बट कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है, तो इस जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना होता है, जिससे कंप्यूटर उसको समझ पाए। और समझने का मतलब वो आपका इंस्ट्रक्शन कमांड है, तो उस कमांड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर रिस्पॉन्स करे और उसका प्रोसेस करे, आपका इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो प्रोसेस करने के, अगर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, उसके लिए कंप्यूटर को पहले समझ में आना चाहिए जो आपने प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन लिखा है। वो तभी समझ में आएगा जब वो उसकी अपनी लैंग्वेज में उसको दिया जाए। अब आपने एज ए यूज़र प्रोग्राम को तो सिंपल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक लैंग्वेज भी लिख लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा में लिखा, बट कंप्यूटर का कन्वीनियंस है कि वो 0 1 समझता है। तो इस बीच का जो गैप है उसको कैसे कवर करें या कैसे फिल करें। जैसे अगर 2 पर्सन आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं और दोनों को सेम लैंग्वेज नहीं पता, एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है, तो बीच में ट्रांसलेटर की नीड होती है। वो एक की बात को ट्रांसलेट करके दूसरे की नोन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर वो उसकी लैंग्वेज को उसको। ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ भी होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में।
उसी पर्पज़ से कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर से जो भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है यानी ट्रांसलेशन, उसको कंपाइलेशन या कंपाइल्ड प्रोग्राम या इंटरप्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। जावा के साथ क्या होता है, जनरली और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या तो कंपाइलर यूज़ होता है या तो इंटरप्रेटर यूज़ होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, यानी कंपाइलेशन का प्रोसेस ट्रांसलेट करने के साथ साथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे जो एरर है उसको भी फाइंड आउट करना और उसको यूज़र को अलाउ करना कि उसको एरर को दूर भी करे। और इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करता है, एरर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और जो भी एरर है हर लाइन में जितना एरर आएगा उसको आप जैसे जैसे रिमूव करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो है प्रोग्राम आगे की लाइन को वो चेक करता जाता है। लेकिन जावा में क्या होता है कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने बताया कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो कंपाइलर यूज़ होता है या तो इंटरप्रेटर यूज़ होता है। जावा में क्या होता है, जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ होता है। तो ये टू वे कंपाइलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, टू वे कंपाइलेशन, टू वे कंपाइलेशन। both Java required both compilation and interpretation. Java required both compiled and interpret, यानी कंपाइल भी करना पड़ता है जावा को, इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। अभी जावा का जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो जावा क्या आता है, टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस होता है जावा में। इससे जावा थोड़ा सा और रोबस्ट लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर में भी बताया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे भी फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने बताया कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ओएस को मिला के प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर प्रोग्राम। राइट वंस रन एनीवेयर, वो रहा शॉर्ट में इसको बोला जाता है। यानी इसको कहीं भी लिखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़ पे लिखिए और रन एनीवेयर, लाइनक्स पे रन करा दीजिए, यूनिक्स पे रन कराइए, या मोबाइल फ़ोन पे इससे डेवलप जो भी एप्लीकेशन है वो रन हो जाता है। राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वो क्यों है, अभी जब कंपाइलेशन प्रोसेस हम लोग समझेंगे जावा का तो आपको पता चलेगा कि क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये बीच में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, उसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आपका रोबस्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखते हैं। थर्ड जो इसका फीचर है वह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है क्या। इसका मतलब है कि जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से C++, बट उसमें बिना क्लास के भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। बट जावा प्रोग्राम बिना क्लास के आप एक भी प्रोग्राम जावा का नहीं बना सकते और ना रन करा सकते हैं। तो जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट रोबस्ट। रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रोबस्ट जिसमें एरर ना आए, एरर ना हो। जावा आपका टू वे कंपाइलेशन की वजह से क्या होता है कि जो कंपाइलर है जावा का, ये क्या करता है, प्रोग्राम एरर को फाइंड करता है। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम एरर।
और जो इंटरप्रेटर है इसका वो आपका रन टाइम एरर। आगे चल के आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। प्रोग्राम एरर और रन टाइम एरर को ये फाइंड आउट करता है। टू वे कंपाइलेशन का यही बेनिफिट है कि प्रोग्राम एरर मतलब प्रोग्राम राइटिंग टाइम पे ही टाइप करते वक्त जो एरर्स हम आपको दिखे, रन टाइम जब प्रोग्राम रन कराएं तो एरर्स आते हैं, ठीक है, वो एरर्स इसको फाइंड आउट करता है। इसलिए ये रोबस्ट लैंग्वेज, यानी इसमें ज़्यादा एरर के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। दिस बिकॉज ऑफ दिस two-way compilation process, it is called robust programming language. And next is distributed. Distributed programming language. Most of the protocols like HTTP, FTP, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो गूगल के पे तो आप देखिएगा HTTPS लिखा होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसमें जो फाइल को हम लोग डाउनलोड अपलोड करते हैं उसके पर्पस से यूज़ होता है। ये प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP एंड FTP आर डेवलप्ड with the help of जावा की हेल्प से क्या होता है, डेवलप होता है। ये सब प्रोटोकॉल्स के हेल्प जो है जावा के हेल्प से डेवलप होता है। इसलिए ये सब जो भी है मल्टीपल प्रोग्राम को जो मल्टीपल प्रोग्राम है डिफरेंट रिमोट लोकेशन पे, मल्टीपल प्रोग्राम जो मल्टीपल रिमोट लोकेशन पे होता है, यानी इसका मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोग्राम एट मल्टीपल रिमोट, मतलब जो दूर पे हो कोई भी चीज़ उसको रिमोट बोलते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे हो, रिमोट लोकेशन रन टुगेदर, एक साथ रन कर सकता, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है जो जावा की हेल्प से बने वो डिफरेंट लोकेशन पे वो एक साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Java is secure programming language. Next is secure. It is very secure programming language। जैसे अभी आपको हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन में बताया कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड रखता है, कौन सा यूज़र किस लेवल तक यूज़ करेगा किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। ये जावा के एप्लीकेशन, जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लें, अगर एक यूज़र को बैंक अकाउंट, अगर बैंक यूज़र है तो सिंपल वो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र एज अ बैंक यूज़र वो आपका एटीएम का पिन चेंज कर सकता है और दूसरा फिर आपका बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, ठीक। बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, बट एटीएम पिन चेंज बैलेंस इंक्वायरी, बट एज अ यूज़र वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक्सेस या ये राइट इसके पास नहीं होता यूज़र के पास। ये राइट किसके पास होता है, बैंक के पास होता है, और यूज़र के पास ये राइट होता है। तो ये सिक्योरिटी है कि एज अ यूज़र ऐसा नहीं कि वो अकाउंट को खुद से चाहे तो क्लोज कर दे, खुद से ओपन कर दे। एप्लीकेशन दे सकता है अकाउंट ओपनिंग का, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, बट बिना बैंक एंड से ऑथराइज किए वो अकाउंट ओपन नहीं होगा जब तक बैंक उसका क्या करता है, डेटा पूरा जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद
तो ऐसा नहीं कि कोई भी है कि उसका बैंक का वेबसाइट यूज़ करे और अपने खुद से अकाउंट ओपन कर ले बिना बैंक के इंटरफेयर किए, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी जो होती है, और डेटा ट्रांसमिशन जो होता है, डेटा ट्रांसमिशन जो इसमें होता है जावा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। इनक्रिप्ट यूज होता है यहाँ पे वर्ड, इनक्रिप्ट का मतलब होता है सीफर कोड एक होता है नेटवर्क में जिसके हेल्प से आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि जो डेटा होता है उसको सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई दूसरा अगर उसको हैक भी करता है तो उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। वो सेंडर के बाद से सीधे रिसीवर के पास ही वो डेटा एक फॉर्मेट में खुलेगा, रीडेबल फॉर्म में होगा, बीच में वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। अगर किसी ने हैक किया तो उसको रीड नहीं कर सकता। हाँ, हैकर अगर ऐसे उसको हैकिंग करके और जो भी प्रोसेस इनक्रिप्टेड को ब्रेक करने का कोड वगैरह अगर कर सकता है तो भले, अदरवाइज ये हैकर सिंपली कोई इसको हैक नहीं कर सकता, बहुत सिक्योर होता है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, both compilation and interpretation takes together, and it is robust programming language, distributed programming language. So these are the features of Java programming language. Now, types of Java programs. Now, let's discuss types of Java program. Types of Java program. Java program का type. First one is stand alone program. या stand alone application. Which can run without any external support. Which can run without any external support. स्टैंड एलोन प्रोग्राम या एप्लीकेशन, जैसे आप जो जावा बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे, उसके बाद आपको वो इंटरनेट या किसी और भी एक्सटर्नल सपोर्ट की नीड नहीं होती। दूसरा आपका एप्लेट प्रोग्राम होता है। एप्लेट प्रोग्राम्स का यूज़ होता है, ये HTML कोड के साथ एम्बेड होता है। एम्बेडेड विथ HTML code for developing website और वेब पेजेस, और वेबसाइट, वेब पेजेस से वेबसाइट होता बनता है। ठीक है, वेबसाइट जब बनाया जाता है इस पर HTML के साथ जावा कोड भी यूज़ होता है, एप्लेट प्रोग्राम बोलते हैं इसको। इसके हेल्प से जैसे ऑडियो वगैरह का जो है आपका अगर रन करना है या ग्राफिक्स वगैरह पर्पज से, तो वहाँ पे जावा एप्लेट का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा आपका जो पेज है वो ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव और काफ़ी फीचर्स इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होता है एप्लेट। इसके लिए अकेले नहीं यूज़ होता, ये एम्बेड होता है HTML के साथ। एक्सटर्नल सपोर्ट इसको HTML का चाहिए होता है, ठीक है। तो these are two types of जावा प्रोग्राम्स। आप लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टैंड एलोन प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, जो भी ICSE में स्टैंड एलोन प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। जावा कंपाइलेशन
प्रोसेस। जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस 2 वे कंपाइलेशन होता है, हमको पता है, अभी हमने डिस्कस किया कई बार इसको। तो सबसे पहले आपका जावा कोड लिखा जाता है, कोड या प्रोग्राम, जिसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल नेम डॉट जावा से ये सेव होता है। ठीक, पहले हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उसको सेव करते हैं फाइल नेम डॉट जावा से। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइल होकर यहाँ पे एक कोड जनरेट होता है, इसको बोलते हैं बाइट कोड। इसका एक्सटेंशन होता है फाइल नेम डॉट क्लास। ये आपका इंटरमीडिएट कोड होता है। फिर ये आपका जो बाइट कोड है वो डिफरेंट जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन या इंटरप्रेटर, यहाँ पे इंटरप्रेटर इसको बोलेंगे, डिफरेंट जेवीएम। अब ये हो सकता है कि ये विंडोज़ का हो, ये आपका यूनिक्स का हो। इसके हेल्प से फिर ये क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, इसको हम लोग जावा कोड या इसको सोर्स कोड भी बोलते हैं। जावा कोड, सोर्स कोड ना करके इसको हम लोग, अगर जावा कोड ना करके सोर्स कोड लिखें, सोर्स कोड यानी जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जिस लैंग्वेज का यूज़ करके, तो सोर्स कोड यानी जावा प्रोग्राम का यूज़ करके सोर्स कोड को हम लोग सेव करते हैं फाइल का कोई नेम देकर डॉट जावा एक्सटेंशन से। फिर वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद वो क्या बनता है फिर बाइट कोड। बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है फाइल नेम डॉट क्लास, इसको इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। ये कोड आपका जेवीएम मतलब इंटरप्रेटर, अगर विंडोज़ पे आपको रन कराना है तो विंडोज़ का जेवीएम यूज होगा, और वो जेवीएम इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। इसको हम लोग नेटिव कोड भी बोलते हैं, नेटिव कोड, यानी ये मशीन डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग विंडोज़ पे इसको रन करा रहे हैं तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग ये होगा, और अगर हम इस पर यूनिक्स पे इसको यूनिक्स का इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये कोड यूनिक्स के अकॉर्डिंग जनरेट होगा, यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो फाइल डॉट EXE होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो सोर्स कोड कंपाइल होता है बाइट कोड में, देन बाइट कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। फिर आपका बाइट कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरप्रेटर है जेवीएम, उसके पास जाता है, जेवीएम इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, इसको नेटिव कोड भी बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन होता है फाइल डॉट EXE। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, यानी इसको जब हम रन कराते हैं तो हमारा आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये जो बाइट कोड आपका है, इसी बाइट कोड की वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये बाइट कोड को हमने देखा कि हम विंडोज़ पे भी इस बाइट कोड को रन करा सकते हैं और यूनिक्स पे भी इसी बाइट कोड को रन करा सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट कोड है, ये आपका पोर्टेबल होता है, एक तरीके से पोर्टेबल है। इस बाइट कोड को आप कहीं भी, आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम किया, इसको आप इस कोड को आप किसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर जेवीएम को आप प्रोवाइड करेंगे तो उससे भी आपके प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा। तो जावा इज व्हाट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ ओनली बाइट कोड। बाइट कोड की वजह से ही क्या, इसको हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि राइट वंस, यानी एक बार प्रोग्राम लिखिए और कंपाइल करके बाइट कोड आपको मिल गया, एंड रन एनीवेयर,
राइट वंस एंड रन एनी वेयर, विंडोज़ पे भी रन कराइए और यूनिक्स पे भी रन कराइए। तो राइट वंस रन एनी वेयर, इधर विंडोज़ और यूनिक्स। क्लियर? सो दैट जावा कंपाइलेशन प्रोसेस बेसिक है। सबसे पहले जावा आपका सोर्स कोड जो होता है उसको लिखते हैं, वो आपका उसका फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट जावा से कंपाइल होने के बाद वही फाइल आपका डॉट क्लास फाइल बन जाती है। फिर आपका जो है उसको जब रन कराएंगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आप जब ब्लूजे पे प्रोग्राम लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर रन कराएंगे, तो आप जहाँ आपका जो फोल्डर होगा जहाँ से आप प्रोग्राम सेव करेंगे वहाँ जाएंगे तो हर एक प्रोग्राम के लिए 3 फाइल्स आपको मिलेगी। एक सेम फाइल नेम होगा, उसका डॉट जावा एक्सटेंशन होगा, डॉट क्लास होगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल भी मिलेगी। ठीक, तो ये आपका है जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज क्लास। यहाँ तक हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, उसके फीचर्स, देन जावा के बारे में हम लोग पढ़ा कि व्हाट इज जावा, एंड देन फीचर्स ऑफ जावा एंड जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग का कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कमेंट्स वगैरह कैसे लिखते हैं जावा में, एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, एंड देन फर्दर हम लोग वैल्यूज एंड टाइप्स पे पढ़ेंगे। ओके।